सभी को मेरा नमस्कार। अभी हम करेंगे अर्थशास्त्र में मांग की कीमत लोच की विधियाँ। हम पहले कुल व्यय विधि कर चुके हैं और आज करेंगे प्रतिशत या अनुपातिक विधि। कक्षा 12वीं पाठ 5 भाग 3। प्रतिशत या अनुपातिक विधि क्या होती है? इसमें मांग की लोच का अनुमान लगाने के लिए मांग में होने वाले अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में होने वाले अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन से भाग दे दिया जाता है। यानी कि सबसे ऊपर हम लिखेंगे मांग में परिवर्तन बटा कीमत में होने वाला अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। तो हम इसे एक सूत्र से भी समझ सकते हैं और उस सूत्र की सहायता से भी हम जो है प्रतिशत या अनुपातिक विधि की परिभाषा निकाल सकते हैं। जैसे ये देखिए हमारे सामने है कि मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन और बटा कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। यानी कि मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने से अनुपातिक या प्रतिशत विधि का अनुमान लगाया जा सकता है, या अनुपातिक या प्रतिशत विधि के द्वारा कीमत लोच का अनुमान लगाया जा सकता है। अब आप यहाँ देखेंगे इस सूत्र के सामने यहाँ पर एक माइनस का निशान दिया गया है, जिसका अर्थ ये है कि जो मांग है और कीमत है, इन दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है। क्योंकि इसमें अगर कीमत बढ़ेगी तो जो मांग है वो कम हो जाएगी, और यदि कीमत के कम होने पर मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कीमत और मांग में विपरीत संबंध है, ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। इसलिए जो सिंबल है वो माइनस का जो है यहाँ पर सबसे पहले लगा दिया जाता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन है, इसको मैं मांग में परिवर्तन बटा प्रारंभिक मांग के रूप में भी लिख सकता हूँ। क्या? मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। अनुपातिक में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई सो नहीं करेंगे, प्रतिशत रूप निकालना होगा तो मल्टीप्लाई सो कर देंगे। ठीक इसी तरीके से कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि कीमत में परिवर्तन बटा प्रारंभिक कीमत, बटा प्रारंभिक, यहाँ कीमत आएगा बटा प्रारंभिक कीमत। तो इस तरीके से हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे मांग में जो परिवर्तन होगा वो क्या होता है, उसको हम डेल्टा क्यू से शो करेंगे। वो होता है नई मांग तथा प्रारंभिक मांग का अंतर होता है। जैसे कि डेल्टा क्यू, नई मांग जो है वो क्या हो जाएगी हमारे सामने Q1, और जो प्रारंभिक मांग होती है वो Q हो जाएगी। और इन दोनों का अंतर जो है, यानी कि Q1 माइनस जो Q है वो डेल्टा Q हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से कीमत में जो परिवर्तन है वो डेल्टा P है, और नई कीमत जो है उसको हम P1 से शो करेंगे, और प्रारंभिक कीमत है उसको P से शो करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर लिख पाएंगे, आप यहाँ देख पाएंगे कि जो यहाँ यहाँ कीमत आएगा, जैसे मांग में जो परिवर्तन है हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। मांग में जो परिवर्तन होगा उसको हम क्या लिख पाएंगे, वो इस तरीके से लिख पाएंगे, नई मांग माइनस प्रारंभिक मांग, और प्रारंभिक मांग नीचे दी गई है। ठीक इसी तरीके से कीमत में परिवर्तन में क्या आ जाएगा कि नई कीमत माइनस प्रारंभिक कीमत और बटा प्रारंभिक कीमत। क्योंकि अब नई मांग जो है वो Q1 के द्वारा शो की जाती है, और प्रारंभिक जो मांग होती है वो Q के द्वारा शो की जाती है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस नई मांग के स्थान पर जो है Q1 यूज़ करेंगे, प्रारंभिक मांग के स्थान पर Q का यूज़ कर देंगे, और प्रारंभिक मांग के स्थान पर Q का प्रयोग करेंगे। ठीक इस तरीके से नई कीमत के स्थान पर P1 का यूज हो जाएगा, प्रारंभिक कीमत के स्थान पर P यूज हो जाएगा, और प्रारंभिक कीमत के स्थान पर यहाँ P आएगा। सॉरी, यहाँ Q लिखा गया है, आप इसे P मानेंगे, यहाँ भी P जो है वो लिखा जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं डेल्टा यहाँ पर है Q1 माइनस Q। तो यहाँ इसके स्थान पर मैं ये प्रयोग कर सकता हूँ
इस कारण से आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ डेल्टा क्यू आ गया, और यहाँ आप देख सकते हैं इसके स्थान पर जो है वो डेल्टा पी आ जाएगा। तो अब हमारे सामने जो फार्मूला बन गया है एक प्रकार से, वो डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी, इस तरीके से डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी बटा पी आ जाएगा। इसी को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। और ठीक इसी तरीके से अब हम क्या लिखेंगे कि जैसे हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे, गुणा के रूप में लिखेंगे, तो ये जो डिजिट हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगे, पी ऊपर चला जाएगा, डेल्टा पी जो है वो नीचे आ जाएगा, और इस तरीके से ये एक फार्मूला बन जाएगा। इसको हम इस पी डेल्टा पी को यहाँ भी लिख सकते हैं, और इस क्यू को डेल्टा पी के स्थान पर भी लिख सकते हैं। जैसे ये देखिए, माइनस डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाई, हमने किया इसको, ये आ गया यहाँ पर पी बटा क्यू। इनकी इसकी जो वैल्यू होगी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी, ये दोनों इक्वल हैं वैल्यू में। आप देख सकते हैं केवल स्थान जो है वो चेंज हुआ है, और ज़्यादातर जो है वो ये फार्मूला जो है वो पूछा जाता है, इस तरीके का सूत्र जो है वो एग्ज़ाम में आता है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल समझेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि किसी भी वस्तु की जो कीमत है वो 6 रुपये प्रति इकाई से कम होकर के 6 रुपये से कम होकर के 3 हो जाती है। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले जो कीमत है वो कितनी है, हमारे सामने पी कितनी है 6, और नई कीमत कितनी हो गई है P1 3। तो यहाँ पर डेल्टा पी कितना आ जाएगा, P1 माइनस P1 माइनस पी, यानी कि -3 आ जाएगा। आपको ध्यान रहेगा ये डेल्टा क्या आ जाएगा, -3। अब हम क्या लिखेंगे कि वस्तु की जो मांग है वो 30 से बढ़कर के 60 हो गई, तो यहाँ पर डिमांड कितनी है 30, यानी कि हम इसको क्यू से लेंगे, और नई डिमांड कितनी हो गई 60। तो अब डेल्टा क्यू किसके बराबर हो जाएगा, नई मांग माइनस प्रारंभिक मांग, यानी कि 60 माइनस 30 आ जाएगी। तो 60 माइनस 30 किसके बराबर हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो हमें ये दो डिजिट याद रखनी है, एक तो डेल्टा क्यू कितनी आ गई हमारे पास प्लस के 30, और एक है डेल्टा पी -3। तो अब हम इसको सूत्र द्वारा समझने की प्रयास करेंगे। हमारा फार्मूला जो है वो ये रहेगा, माइनस डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी बटा क्यू। अब डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी है, हमको पता है कि उसकी वैल्यू कितनी आई थी 30, और इसके आगे माइनस का निशान लगा देंगे। डेल्टा पी की वैल्यू कितनी आई थी 3 आई थी। प्रारंभिक कीमत कितनी है 6 रुपये, और प्रारंभिक क्यू कितनी है 30, तो यहाँ 30 आ जाएगा। अब हम माइनस से माइनस हो कट गया, 30 से 30 कट गए, और 3 2 पर चला गया। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो आंसर जो आ रहा है वो 2 आ रहा है। आंसर कितना आ रहा है 2। तो जब 2 आंसर आ रहा है तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1, क्योंकि 2 जो है वो क्या है 1 से अधिक है। अगर ये 1 से कम होता तो यहाँ लेस देन आ जाता। तो इस तरीके से आप अनुपातिक विधि के द्वारा, यदि आपके पास आंकड़े उपलब्ध हों तो आप उसकी सहायता से मांग की कीमत लोच का अनुमान लगा सकते हैं।